नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान पर। और भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों ये हमारा दूसरा टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं की। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। तो भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधान से अलग पहचान देती हैं। तो भारतीय संविधान की क्या है दोस्तों? अनेक विशेषताएं हैं जो इसको क्या करती हैं? विश्व के अन्य संविधान से अलग पहचान प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान क्या है दोस्तों? इसमें अनेक विशेषताएं हैं, अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो क्या करती हैं दोस्तों? इसे विश्व के जो अन्य संविधान हैं उनसे क्या करती है दोस्तों? अलग पहचान दिलाती हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, प्रमुख विशेषताएं। तो लिखित एवं विस्तृत संविधान। तो पहली विशेषता दोस्तों, प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है दोस्तों? लिखित एवं विस्तृत संविधान। तो क्या है दोस्तों? भारत का संविधान लिखित है और विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान क्या है दोस्तों? लिखित है और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान क्या है दोस्तों? एक विशेष संविधान सभा द्वारा बनाया गया एवं लिखा गया संविधान है। ठीक है दोस्तों, इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो इस नजरिए से दोस्तों जो भारत का संविधान है वो क्या है? अमेरिका के संविधान के क्या है दोस्तों? समान है। मूल संविधान में दोस्तों एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में दोस्तों एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। याद रखेंगे, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो आप लोग बताएंगे 395 अनुच्छेद। कितने भाग? तो बताएंगे कि 22 भाग। और कितनी अनुसूचियां? तो बताएंगे 8 अनुसूचियां। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रस्तावना, तो बताएंगे कि मूल संविधान में प्रस्तावना थी। और प्रस्तावना को क्या किया गया था दोस्तों? पूरे संविधान को लागू करने के बाद ही क्या किया गया था दोस्तों? प्रस्तावना को लागू किया गया था। तो वर्तमान में दोस्तों इसमें एक प्रस्तावना, 465 से ज्यादा अनुच्छेद दोस्तों। संख्यांक क्या है दोस्तों? 395 ही है। ABCD के रूप में दोस्तों, जैसे 21, 21A हो गया, 21 का हो गया दोस्तों। इसी तरह से 51 का हो गया। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे जो है तो ABCD करके क्या किए गए, बाद में अमेंडमेंट करके, है ना, अनुच्छेद जोड़े गए। तो उन्हीं को मिला करके ये संख्या दोस्तों 465 से अधिक हो रही है वर्तमान में। और क्या है दोस्तों? संख्यांक की दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संख्यांक की दृष्टि से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 395 अनुच्छेद हैं। और यदि टोटल ओवरऑल पूछा जाए दोस्तों तो 465 से अधिक आप लोग बता सकते हैं। और भाग दोस्तों 25 भाग हैं। कितने भाग दोस्तों? 25 भाग हैं। और संख्यांक क्या है दोस्तों? 22 ही है। और संख्यांक क्या है दोस्तों? 22 ही हैं। उसी भाग में भी क्या किया गया है दोस्तों? ABCD करके भागों को भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे 4 क,
भाग 4 का बना करके क्या किया गया है दोस्तों, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसी तरह से दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों क्या है, संख्यांक उतने ही हैं। संख्यांक की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद और क्या है दोस्तों 22 भाग ही माने जाएंगे। लेकिन यदि क्या है दोस्तों ओवरऑल संख्या की दृष्टि से यदि गिनती में पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि 465 से अधिक अनुच्छेद हैं और 25 भाग जो है तो वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। अब दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद संख्यांक 395 ही है दोस्तों और 25 भाग दोस्तों संख्यांक 22 ही और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है और क्या है दोस्तों दुनिया के किसी भी देश का, विश्व के किसी भी देश का संविधान भारत के संविधान के जितना विस्तृत बड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। नोट है दोस्तों, यहाँ पे एक नोट, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो भारतीय संविधान दोस्तों इतना जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ही क्या किया गया है दोस्तों, कुछ लोगों ने इसको क्या कहा है, वकीलों का स्वर्ग कहा है, लायर्स पैराडाइज कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो लायर्स पैराडाइज, लायर्स पैराडाइज कहा है। तो कुछ लोगों ने क्या किया है दोस्तों, लायर्स पैराडाइज कहा है। किसको दोस्तों, भारतीय संविधान को। क्यों कहा है दोस्तों, क्योंकि यह क्या है, बहुत जटिल है और विस्तृत है। तो भारतीय संविधान की जटिलता के कारण दोस्तों कुछ लोगों ने इसको क्या कहा, वकीलों का स्वर्ग कहा है, लायर्स पैराडाइज कहा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगली हमारी विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि प्रस्तावना होना कौन सी एक विशेषता है, लेकिन फिर भी दोस्तों प्रस्तावना का संविधान में क्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रस्तावना से ही क्या होता है दोस्तों, पूरे संविधान में क्या लिखा गया होगा, है ना, ये संविधान किसके लिए क्या लिखा गया होगा, है ना, कैसे इसमें विचार होंगे, ये प्रस्तावना से पता चल जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना दोस्तों क्या है, एक संविधान की क्या है दोस्तों एक विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सबसे पहले देखा कि लिखित और विस्तृत संविधान है और दूसरा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना, तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तो भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं सूचना रूप में समाविष्ट हैं। जिसमें क्या है दोस्तों, जो जनता की क्या है दोस्तों भावनाएं हैं, जो क्या है दोस्तों लोगों की फीलिंग्स हैं और क्या है दोस्तों जो आकांक्षाएं हैं सूचना के रूप में क्या है दोस्तों यहाँ पर समाहित होती हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। तो क्या है दोस्तों, संविधान निर्माताओं के विचारों को यदि हमें जानना हो तो हम क्या करेंगे, प्रस्तावना का अध्ययन कर लेंगे। तो प्रस्तावना ये क्या है, एक तरह की कुंजी है। यदि क्या है दोस्तों किसी घर में या बंगले में क्या है दोस्तों प्रवेश करके, है ना, उसको देखना हो तो जिस प्रकार से कुंजी की जरूरत होती है जब वो बंद रहता है, तो उसी तरह दोस्तों जैसे ही क्या है प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना क्या है दोस्तों, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है, एक कुंजी की तरह क्या करती है दोस्तों, कार्य करती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, संप्रभुता संपन्न राज्य। अगली हमारे संविधान की विशेषता है दोस्तों संप्रभुता संपन्न राज्य। क्या है दोस्तों, संप्रभुता संपन्न राज्य। तो संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो। तो क्या है दोस्तों, जो संप्रभुता संपन्न राज्य होता है
वो बाहरी नियंत्रण से दोस्तों, बाह्य नियंत्रण से क्या होता है, बाहरी नियंत्रण से हमेशा क्या होता है, मुक्त रहता है। क्या होता है दोस्तों, उसमें बाहरी किसी सत्ता का या बाहरी किसी ताकत का या बाहरी किसी क्या है दोस्तों, शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। तो संप्रभुता संपन्न राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों, बाह्य नियंत्रण, जो क्या होता है दोस्तों, बाह्य नियंत्रण से हमेशा क्या होता है, मुक्त होता है और अपनी आंतरिक तथा अपने आंतरिक तथा देश की नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। तो संप्रभुता संपन्न राज्य वह राज्य है दोस्तों जो हमेशा क्या हो, बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो और अपनी आंतरिक और देश की नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। उसकी देश की नीतियों को निर्धारित करने में किसी अन्य राष्ट्र की कोई भूमिका न हो। तो ऐसे राज्य को दोस्तों संप्रभुता संपन्न राज्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। और क्या है दोस्तों, संप्रभुता संपन्न राज्य के रूप में भारत क्या है दोस्तों, पूर्णतः स्वतंत्र है। और भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं है, किसी विदेशी सत्ता में दोस्तों नहीं है, अपितु भारत की जनता में निहित है। तो भारत की जो संप्रभुता है दोस्तों, तो किसी विदेशी सत्ता में न होकर के भारत की जनता में निहित है। यद्यपि भारत आज़ादी के बाद भी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक सदस्य है, लेकिन उसकी यह सदस्यता दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार है। तो जो भारत देश है दोस्तों, तो भारत क्या है दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं है, बल्कि भारत की जनता में निहित है। और क्या है दोस्तों, फिर भी भारत क्या है, आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य है। और उसकी यह सदस्यता दोस्तों भारत की इच्छा पर है। भारत अगर चाहे तो इसकी सदस्यता क्या कर सकता है दोस्तों, छोड़ भी सकता है ना। तो भारत क्या है दोस्तों, अपने आंतरिक और बाह्य जो है तो नीतियों के निर्धारण में पूर्णतः क्या है दोस्तों, स्वतंत्र है। इसलिए भारत क्या है दोस्तों, संप्रभुता संपन्न राज्य है। तो भारतीय संविधान की विशेषता दोस्तों, यहाँ पे राज्य कैसा है, संप्रभुता संपन्न राज्य है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगली विशेषता दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, अगली विशेषता लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ यह है कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। तो लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब यह है दोस्तों कि भारत में क्या है, प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और भारत में क्या है दोस्तों, भारत क्या है, एक प्रकार का लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही क्या करते हैं दोस्तों, संचालित करते हैं या संचालित करेंगे। तो भारत का शासन दोस्तों भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। ऐसा क्या है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक दोस्तों गणराज्य है। भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा क्या है दोस्तों, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वही संचालित करेंगे। गणराज्य रिपब्लिक से, गणराज्य दोस्तों, गणराज्य रिपब्लिक से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं। तो लोकतंत्रात्मक शब्द का मतलब है दोस्तों कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वही चलाएंगे। और क्या है दोस्तों, रिपब्लिक से आशय है यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। एवं साथ ही भारतीय जो गणराज्य है दोस्तों, इसका जो प्रमुख है
राष्ट्रपति क्या होगा दोस्तों, निर्वाचित व्यक्ति होगा, ब्रिटेन की तरह आनुवांशिक व्यक्ति नहीं। इस तरह से दोस्तों ये हो गई लोकतंत्रात्मक गणराज्य विशेषता। अब अगली विशेषता दोस्तों संसदीय सरकार। हमारे संविधान ने क्या किया दोस्तों, संसदीय सरकार को अपनाया। ठीक है दोस्तों, तो भारत में संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम के शासन का प्रावधान वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। तो संविधान में क्या है दोस्तों, जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोस्तों, उसके शासन का जो प्रावधान है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। और इस प्रणाली में दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो जो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या है दोस्तों, इस प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनता है। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और क्या है दोस्तों, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो क्या है दोस्तों, संविधान में तो क्या बताया गया है दोस्तों कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, कहां से अपनाई गई, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड से ली गई। और दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में होगी, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में होगी। और ये प्रतिनिधि क्या होंगे दोस्तों, क्या होंगे दोस्तों, ये प्रतिनिधि मंत्रिपरिषद होंगे दोस्तों। और मंत्रिपरिषद का क्या होगा दोस्तों, जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और दोस्तों संविधान के अनुसार तो समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इतना याद रखेंगे। आगे अगली विशेषता की ओर चलते हैं दोस्तों, मूल अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार संविधान की विशेषताओं में से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल अधिकारों के द्वारा ही दोस्तों नागरिकों को दोस्तों सभी प्रकार के सुविधाएं दी जाती हैं। और यदि नागरिकों को मूल अधिकार का हनन होता है तो मूल अधिकारों के हनन के अगेंस्ट दोस्तों वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो मूल अधिकार क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या किया गया है दोस्तों, मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है दोस्तों, शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। और क्या है दोस्तों, जो व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं उनकी घोषणा करना संविधान की क्या है दोस्तों, मुख्य विशेषता है। और मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से मिली है। तो क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की जो प्रेरणा है दोस्तों वो कहाँ के संविधान से मिली है, तो याद रखेंगे वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपीज। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगली क्या है दोस्तों, जो विशेषता है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है
जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। जिनका पालन करना दोस्तों क्या है? राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्या है दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। एवं निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से मिली है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इसकी प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो याद रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मिली है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व एवं अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। याद रखेंगे दोस्तों, ये स्टेटमेंट कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसके द्वारा, किस संविधानविद द्वारा जो है तो दी गई है? तो आप लोग बताएंगे कि ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व एवं अधिकारों को संविधान की आत्मा। तो क्या कहा है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने? नीति निर्देशक तत्व एवं जो मूल अधिकार हैं उनको संविधान की आत्मा कहा है। किसने दोस्तों? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है दोस्तों? हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय न्यायपालिका के क्या है दोस्तों? शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। और क्या है दोस्तों? उसके नीचे क्या है दोस्तों? उच्च न्यायालय होते हैं। उसके नीचे क्या है दोस्तों? कई उच्च न्यायालय हैं। और फिर क्या है दोस्तों? उसके नीचे क्या है? क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो इसके हाई कोर्ट्स के नीचे भी क्या है दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारे देश में क्या है दोस्तों? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। और क्या है दोस्तों? जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, जो क्या है सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या है दोस्तों? संघीय अदालत है। देश की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? अदालत है। और ये क्या करती है दोस्तों? संविधान एवं मौलिक अधिकारों का क्या करती है? संरक्षण करती है। इसीलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो न्यायपालिका क्या हो दोस्तों? न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने ही क्या किया था दोस्तों? संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए स्पेशल प्रोविजन किए थे। विशेष प्रावधान पहले से ही कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों। तो एकीकृत न्याय एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है दोस्तों? हमारे देश, हमारे संविधान की एक क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ता तथा उनको पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। जिससे क्या है दोस्तों? न्यायाधीशों पर सरकार क्या कर सकती है? दबाव नहीं डाल सकेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संविधान में ही उनकी क्या है? नियुक्ति, वेतन भत्ता आदि का क्या कर दिया गया है दोस्तों? वर्णन किया गया है। और उनको पद से किस तरह से हटाया जाएगा, इस संबंध में क्या है? एकदम स्पष्ट प्रावधान है ना, हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान की विशेषता के रूप में। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों अगली विशेषता पर, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। तो हमारे संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान में
संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का क्या है दोस्तों, समन्वय किया गया है। मतलब दोनों को आपस में क्या कर दिया गया है, दोनों की शक्तियों को आपस में बता दिया गया है कि आप ये काम करेंगे और आप क्या करेंगे, ये काम करेंगे। संसद ये काम करेगी, न्यायपालिका ये काम करेगी, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर क्या करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो संसदीय सर्वोच्चता और क्या है दोस्तों, न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की तरह क्या है दोस्तों, भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो क्या है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसमें संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। और भारतीय संसद दोस्तों इंग्लैंड की संसद की तरह पूरी तरह से सर्वोच्च नहीं है और न ही क्या है दोस्तों, यहाँ की भारत की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियां दी गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच क्या है, एक प्रकार का अद्भुत समन्वय किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान, ठीक है दोस्तों, कठोर एवं लचीला संविधान अगली हमारी विशेषता है, कठोर और लचीला संविधान। तो भारतीय संविधान क्या है दोस्तों, एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। भारतीय संविधान क्या है दोस्तों, एक साथ कठोर भी है और क्या है दोस्तों, लचीला भी है, दोनों है। तो भारतीय संविधान एक साथ कठोर है और एक साथ लचीला भी है। यह कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। तो क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना बहुत कठिन होता है दोस्तों, और इसके लिए क्या है, एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अधिकांश क्या है दोस्तों, ज़्यादातर जो प्रावधान हैं वो क्या है दोस्तों, संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। और दोस्तों ये क्या करता है, दर्शाता है कि भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और क्या है दोस्तों, कठोर भी है। तो कठोर क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों को है ना, कुछ प्रावधानों में संशोधन करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, उसके लिए स्पेशल क्या है, प्रोसेस अपनाई जाती है। और दोस्तों कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनको क्या है दोस्तों, संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर देती है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान क्या है दोस्तों, कठोर और लचीले संविधान का क्या है दोस्तों, मिला जुला रूप है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान के कुछ ऐसे संशोधन हैं, हमारे संविधान के दोस्तों कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से संविधान की पुनः रचना हो गई। तो हमारे संविधान के क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे क्या है दोस्तों, हमारे संविधान के कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से संविधान की पुनः रचना हो गई। इसमें विशेष उल्लेखनीय है 7वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है दोस्तों, विशेष उल्लेखनीय है 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। अंतिम 2 संशोधनों में क्रमशः भाग 9 और 9 क को जोड़ा गया, भाग 9 और 9 क, ठीक है दोस्तों, 9A एंड 9 को क्या किया गया दोस्तों, अंतिम 2 संशोधनों 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। जो क्या है दोस्तों, पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। तो जो भाग 9 है दोस्तों, तो वो क्या है, पंचायतों से संबंधित है, और क्या है दोस्तों, 9 का नगर पालिका से संबंधित है, याद रखेंगे। इस प्रकार एक तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, हमारे संविधान के द्वारा एक तीसरे प्रकार के शासन के बारे में उपबंध किया गया है,
जो किसी अन्य देश के किसी संविधान में नहीं मिलता है। जो क्या है दोस्तों, अन्य देश के किसी भी संविधान में नहीं मिलता, तीसरे स्तर की सरकार देखने को नहीं मिलती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता, तो दोस्तों एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमारे क्या है दोस्तों, संविधान की विशेषता है। तो संघात्मक संविधान में साधारणतया दोहरी नागरिकता एक संघ की और दूसरी क्या है दोस्तों, राज्यों की होती है। तो हमारे देश का संविधान दोस्तों संघात्मक है, और संघात्मक संविधान में क्या होता है दोस्तों, साधारणतया क्या होता है दोस्तों, दोहरी नागरिकता होती है। तो जो संघात्मक संविधान होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है। और क्या होता है दोस्तों, उस दोहरी नागरिकता में एक क्या है, संघ की नागरिकता होती है, केंद्र की नागरिकता होती है, और दूसरी क्या होती है दोस्तों, राज्यों की नागरिकता होती है। जैसा कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसा कि अमेरिका के संविधान में क्या है दोस्तों, दोहरी नागरिकता है ना, डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। किंतु भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। लेकिन क्या है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसमें केवल सिंगल सिटीजनशिप रखी गई है ना, सिंगल सिटीजनशिप रखी गई है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति क्या है, वो भारत का क्या है दोस्तों, नागरिक होगा, न कि उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों का नागरिक है ना। वो केवल क्या होगा दोस्तों, राज्यों का निवासी कहा जाएगा, नागरिक नहीं कहा जाएगा। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एकल नागरिकता भी क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। नोट दोस्तों देख लेते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। तो भारत का क्या है दोस्तों, कोई भी यदि नागरिक है तो वो केवल क्या है दोस्तों, भारत का नागरिक होगा, है ना, किसी प्रांत का नागरिक वो नहीं होगा। तो भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वयस्क मताधिकार। अगली विशेषता है दोस्तों भारतीय संविधान की, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। भारत में क्या है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली की व्यवस्था है दोस्तों, तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, देश का जो प्रशासन है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान क्या करता है दोस्तों, देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार क्या करता है दोस्तों, प्रदान करता है। और दोस्तों आगे देख लेते हैं, संविधान के लागू होने के समय मतदान देने का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। तो दोस्तों संविधान के लागू होने के समय मतदान देने का अधिकार, संविधान के लागू होने के समय दोस्तों मतदान देने का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते थे। लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे विचार करने का एक प्रश्न है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की जो उम्र थी तो कितना निर्धारित की थी, 21 वर्ष निर्धारित की थी। और ये 21 वर्ष क्यों निर्धारित की गई रही होगी दोस्तों, शायद इसलिए निर्धारित की गई रही होगी दोस्तों क्योंकि उस टाइम पर देश नया नया क्या हुआ था दोस्तों, आज़ाद हुआ था। और उस समय क्या है दोस्तों, सरकार के पास इतने ज़्यादा संसाधन न रहे होंगे कि वो क्या है ज़्यादा मतदाताओं को है ना शामिल कर सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया होगा दोस्तों, मतदान की जो आयु थी उसको 21 ईयर क्या किया रखा होगा। और बाद में दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु थी दोस्तों वो 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दी गई दोस्तों,
18 वर्ष कर दी गई, याद रखेंगे। तो वयस्क मताधिकार में हमने देखा दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली में देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और संविधान क्या करता है दोस्तों, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है और संविधान के लागू होने के समय मतदान देने का अधिकार केवल उनको प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते थे। लेकिन संविधान में एक संशोधन हुआ दोस्तों और उस संशोधन को 61वें संविधान संशोधन 1989 के नाम से जाना जाता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों वयस्क मताधिकार संविधान की विशेषता है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को विस्तृत आधार तो प्रदान करता ही है। जो वयस्क मताधिकार है दोस्तों ये क्या करता है, लोकतंत्र को एक बृहद आधार तो प्रदान करता ही है, साथ ही आम नागरिकों के स्वाभिमान में भी वृद्धि करता है एवं समानता के सिद्धांत को लागू करता है। तो वयस्क मताधिकार क्या है दोस्तों, लोकतंत्र को दोस्तों जनता के शासन को क्या करता है, बृहद आधार प्रदान करता है, एक बड़ा बेस प्रदान करता है। साथ ही साथ क्या करता है दोस्तों, वयस्क मताधिकार के द्वारा ही क्या है दोस्तों, जो नागरिक हैं उनके स्वाभिमान में भी वृद्धि होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि हर जो है तो 5 साल में मत दे करके है ना नागरिक क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और जो प्रतिनिधि क्या है दोस्तों ठीक तरीके से काम करेंगे तो उनको क्या करेंगे, उनको नागरिक चुनेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, उनको क्या कर देंगे, न चुन करके उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों नागरिक ही जब क्या करेंगे, अपने जो है तो प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो उनको जो है तो उनके जो स्वाभिमान है दोस्तों उनका जो, तो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है और क्या है दोस्तों ये एक तरह से समानता के सिद्धांत को लागू कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे केंद्र उन्मुख संविधान। अगली विशेषता है दोस्तों केंद्र उन्मुख संविधान। हमारा संविधान क्या है दोस्तों, केंद्र उन्मुख है, मतलब केंद्र की ओर क्या है दोस्तों झुका हुआ है। याद रखेंगे भारतीय संविधान क्या है दोस्तों, केंद्रोन्मुख संविधान है और क्या है दोस्तों, केंद्रोन्मुख संविधान भारतीय संविधान की एक विशेषता है। केंद्र उन्मुख संविधान भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह संघात्मक होते हुए भी क्या है दोस्तों, इसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है। तो क्या है दोस्तों, संघात्मक होते हुए भी भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है और आपातकालीन परिस्थिति में संविधान पूर्णतया एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। और क्या है दोस्तों, जो इमरजेंसी की क्या होती है दोस्तों, सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है दोस्तों, यूनिटरी हो जाता है, क्या हो जाता है, एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भारतीय संविधान क्या है दोस्तों, केंद्र की ओर झुका हुआ है। अगली विशेषता दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज्य। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य का जो आधारभूत सिद्धांत है दोस्तों वह यह है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए भारतीय संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा जो धर्म और राजनीति के संघर्ष से उपजी है वह भारत जैसे बहुधर्मवादी देश में लागू नहीं होती है। तो जो पश्चिमी अवधारणा है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता की, वो क्या है दोस्तों, धर्म और राजनीति के संघर्ष से उपजी है और वह क्या है दोस्तों, भारत जैसे बहुभाषी देश में क्या है दोस्तों, लागू नहीं होती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत में सभी धर्मों के आदर के साथ धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलुओं को शामिल किया गया है। तो भारत में क्या है दोस्तों, भारत में सभी धर्मों के आदर के साथ धर्मनिरपेक्षता का जो क्या है दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव क्या है दोस्तों पहलू है, उसको शामिल कर लिया गया है।
और भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। और भारतीय संविधान के द्वारा क्या किया गया है दोस्तों, सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है ना, उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और उसके पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, किंतु अन्य स्वतंत्रताओं की तरह धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या किया गया है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता पर भी लगाया गया है। सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के आधार पर क्या है दोस्तों, जो धार्मिक स्वतंत्रता है इस पर क्या किया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्त प्रतिबंधन लगाया गया है। तो जो क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह युक्त प्रतिबंधन के साथ दिया गया है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों समाजवादी राज्य। तो समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प से मिलता है। तो समाजवादी राज्य की स्थापना दोस्तों संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प से क्या है, मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, समाजवादी शब्द दोस्तों संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया और भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित है समाजवाद है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करके आर्थिक सामाजिक शोषण को समाप्त करना है। तो विभिन्न वर्गों में दोस्तों असमानता समाप्त करके आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करना ही क्या है दोस्तों, समाजवाद का, भारतीय समाजवाद का क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। तो इस तरह से दोस्तों अब है अगली एक विशेषता, मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य भी क्या किए गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो क्या है दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ा गया, 4 क को जोड़ा गया और संविधान में क्या किया गया, एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों, 51 क को जोड़ा गया और इसमें क्या किया गया दोस्तों, मूल कर्तव्यों को क्या किया गया दोस्तों, बताया गया। और मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, संविधान में शामिल किया गया। तो याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया और इस समिति ने दोस्तों 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है दोस्तों, इसने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन क्या है दोस्तों, वर्तमान में संविधान में 11 क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य हैं। इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक्स में। तो यहाँ पर इतना ही दोस्तों, आगे के टॉपिक्स में मूल कर्तव्यों को हम लोग देखेंगे भाग 4 के अंतर्गत। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं अगली विशेषता की तरफ। तो अगली विशेषता है दोस्तों विधि का शासन। तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता दोस्तों विधि का शासन है। तो भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। तो भारतीय संविधान क्या करता है दोस्तों, विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा विनियमित एवं नियंत्रित हैं। तो भारतीय संविधान क्या करता है दोस्तों, विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक क्या है दोस्तों, समान हैं। कानून के समक्ष क्या है दोस्तों, सभी नागरिक समान हैं तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा विनियमित एवं नियंत्रित हैं। तो विधि द्वारा क्या है दोस्तों, सभी जो शासन के अंग हैं और जो प्राधिकारी हैं वो क्या है दोस्तों, नियम के द्वारा ही क्या है दोस्तों, नियंत्रित हैं और नियमित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों हमारे संविधान की एक जो क्या है दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है,
अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश किया गया है। तो भारतीय संविधान में क्या किया गया है दोस्तों? अनेक देश के संवैधानिक तत्वों का समावेश किया गया है। तो भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक अन्य कारण इसमें विभिन्न देशों के संविधान में निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है। विदेशी संविधान के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर संविधान में शामिल किया गया है। तो जो विदेशी संविधान है दोस्तों, विदेशी संविधानों के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप क्या किया गया है दोस्तों? ढाल करके, भारतीय वातावरण के अनुरूप क्या करके दोस्तों? ढाल करके संविधान में शामिल किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के शब्दों में दोस्तों, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के बारे में क्या कहा दोस्तों? उनसे जब लोगों ने तर्क किया, ठीक है दोस्तों, कि आपने क्या दिया, आपने तो क्या किया है, केवल कॉपी पेस्ट तो किया है, अन्य देशों के क्या है संविधान के उपबंधों को ले लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जो है तो उनमें भारतीय वातावरण, भारतीय परिस्थिति के अनुसार क्या किया है, उनमें परिवर्तन किया है। और उन्होंने फिर बाद में कहा कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको क्या है दोस्तों क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति क्या हैं, लोग क्या हैं दोस्तों, बुरे हैं, तो वो संविधान भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बुरा हो जाएगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था संविधान के बारे में। आगे देख लेते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय शासन विकेंद्रीकृत व्यवस्था। तो शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। तो क्या है दोस्तों? त्रिस्तरीय शासन एवं विकेंद्रीकृत व्यवस्था क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान की विशेषता है। और इसमें क्या है दोस्तों? शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। तो स्थानीय स्वशासन का उपबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। और इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। तो केंद्र और राज्य एवं स्थानीय स्तर पर क्या है दोस्तों? शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है, जो क्या है दोस्तों? दुनिया के अन्य संविधानों में नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, विकेंद्रीकृत व्यवस्था क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान के मूल्यों में दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मूल्य हैं: समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, भ्रातृत्व। तो समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, भ्रातृत्व और दोस्तों लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए दोस्तों? संविधान के मूल्य। तो 7 मूल्य यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों: समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, भ्रातृत्व, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के मूल्य हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस भी बनता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल्यों में शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता। स से 3 दोस्तों: समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, भ्रातृत्व, लोकतांत्रिक, समाजवादी। तो स से 4 हो गया दोस्तों, समाजवादी भी स से है, तो स से 4: समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, भ्रातृत्व। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। संविधान की प्रकृति दोस्तों कैसी है, ये देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है दोस्तों, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इसको संघात्मक मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसको क्या करते हैं दोस्तों, एकात्मक मानते हैं। तो कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक माना, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। दोनों सरकारें क्या करती हैं दोस्तों, जो उनका क्षेत्र है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें वो क्या करती हैं, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं।
कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एकात्मक स्वीकार किया है। कुछ अन्य जो है दोस्तों जानकार लोग क्या कहते हैं, इसको एकात्मक कहते हैं, क्योंकि अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित हैं और प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। तो ज्यादातर शक्तियां क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार में हैं और प्रांतों को क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको एकात्मक कहा है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास है ना, प्रांत तो केवल क्या है केंद्र के अधीन है। इस तरह के जो है तो तर्क कुछ विद्वान दे करके भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान बताते हैं। इस तरह से दोस्तों SR बोम्बई बनाम भारत संघ मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि भारतीय संविधान पर एक पर संघात्मक कॉन्फिडेंशनल, ठीक है दोस्तों, क्या है परिसंघात्मक। भारतीय संविधान क्या है दोस्तों, परिसंघात्मक संविधान है। और ये दोस्तों SR बम्बई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था, अपना मत दिया था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक, यहाँ पे दोस्तों पर हो गया है, परि है, एक क्या है दोस्तों परिसंघात्मक क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान है। और डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में यदि देखा जाए दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह संघात्मक संविधान है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह संघात्मक संविधान है, लेकिन इसमें क्या है कुछ ऐसे उपबंधों को समावेश कर दिया गया है जो केंद्र की शक्ति को ज्यादा बढ़ा देते हैं, केंद्र को ज्यादा शक्ति प्रदान कर देते हैं। लेकिन केंद्र को ज्यादा शक्ति होने के बावजूद भी क्या है दोस्तों, प्रांतों की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त सी लगती जरूर है लेकिन होती नहीं है। यह क्या है दोस्तों संघात्मक संविधान है, ऐसा उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर जी ने। आगे देख लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह संघात्मक संविधान है। फिर भी क्या है दोस्तों, यह संघात्मक संविधान है। प्रसिद्ध संविधानविद आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है। प्रसिद्ध संविधानविद आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो प्रसिद्ध जो संविधानविद थे दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने क्या सॉरी दोस्तों आइवर जेनिंग्स जो थे उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। प्रोफेसर के वी आर राव ने इसे अर्ध संघीय संविधान क्वासी फेडरल कहा। तो प्रोफेसर के वी आर राव साहब ने क्या कहा, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा, क्वासी फेडरल संविधान कहा। और आचार्य दुर्गादास बसु ने बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह कहा था कि संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि यह दोनों का संयोजन है। तो आचार्य दुर्गादास बसु ने क्या बताया कि भारतीय संविधान शुद्ध रूप से न तो परिसंघीय है और न ही क्या है दोस्तों शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि यह क्या है दोनों का संयोजन है, दोनों का संयुक्त रूप है। राजमन्नार समिति 1971 और सरकारिया आयोग 1983 ने भी भारतीय संविधान को संघीय बताया। भारतीय संविधान को क्या बताया दोस्तों, परिसंघीय बताया। तो राजमन्नार समिति 1971 और सरकारिया आयोग 1983 ने भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। तो भारतीय संविधान में कौन कौन से एकात्मक लक्षण हैं उनको देख लेते हैं जल्दी से, फिर क्या करते हैं सेशन को समाप्त करेंगे। तो शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, एकात्मक लक्षण दोस्तों जो शक्तियां हैं वो क्या है दोस्तों केंद्र के पक्ष में ज्यादा हैं। केंद्र राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है और केंद्र सरकार दोस्तों केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और इस मामले में क्या है दोस्तों राज्यों को शक्ति नहीं दी गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, केवल क्या है दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप रखा गया है, ये एकात्मक लक्षण है।
राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, ये भी एकात्मक लक्षण है। आपातकाल में पूर्णतया एकात्मक स्वरूप हो जाता है। इमरजेंसी की कंडीशन में राज्यों की शक्ति समाप्त सी हो जाती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये क्या है दोस्तों, एकात्मक लक्षण का उदाहरण है। और संविधान संशोधन करने की पहल का अधिकार दोस्तों केंद्र के पास होना, ये भी क्या है दोस्तों, एकात्मक लक्षण है। एकीकृत न्याय व्यवस्था दोस्तों, इंटीग्रेटेड क्या है दोस्तों, जुडिशियरी, ये भी क्या है दोस्तों, यूनिटरी सिस्टम की विशेषता है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, आर्थिक रूप से क्या है दोस्तों, राज्य क्या है, दुर्बल हैं, कमजोर स्थिति राज्यों की है। तो ये भी क्या है दोस्तों, एकात्मक संविधान की विशेषता है, लक्षण है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्ति केंद्र के पास है ना, तो ये भी क्या है दोस्तों, एकात्मक है। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप, जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो एकीकृत हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य का अपना संविधान नहीं था। संघ को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, अनुच्छेद 256, संघ को दोस्तों निर्देश देने की शक्ति, अनुच्छेद 256, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं। तो संघ क्या करेगा दोस्तों, राज्यों को निर्देश देने की उसको शक्ति होगी। और अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 256 में ऐसा बताया गया है। और दोस्तों राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है। राज्यों का क्या है, जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों, वो क्या है, समान नहीं है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अधिकारी तंत्र का नियंत्रण, अखिल भारतीय सेवाएं, अधिकारी तंत्र का नियंत्रण और अखिल भारतीय सेवाएं जो है दोस्तों, ये एकात्मक स्वरूप को बताती हैं। और दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की जो भूमिका है, ये भी क्या करती है दोस्तों, संविधान के एकात्मक स्वरूप को दर्शाती है। आगे है दोस्तों संविधान, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, तो लिखित संविधान है, संविधान ही सर्वोच्च है ना, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान संशोधन की क्या है दोस्तों, प्रोसेस जटिल है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या है, संघात्मक लक्षण हो गए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, केंद्र तथा राज्यों से पृथक सरकारें। तो केंद्र और राज्यों में क्या है दोस्तों, अलग अलग सरकारें हैं, ये भी संघात्मक लक्षण है। संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति संघात्मक लक्षण है। उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त भी ऐसे कई तत्व हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वह उसके संघीय स्वरूप को प्रभावित करता है। तो उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त भी क्या है दोस्तों, कई ऐसे तत्व हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वो भी क्या करते हैं दोस्तों, जो संविधान का संघीय स्वरूप है, जो संविधान का क्या है दोस्तों, संघीय स्वरूप है, उसको क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। उदाहरण, भारत में दलीय स्वरूप, उदाहरण स्वरूप यदि देखें दोस्तों, तो भारत में क्या है दोस्तों, जो दलीय स्वरूप हैं, ये क्या है, संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व, योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्या है दोस्तों, संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाले अन्य क्या है, उदाहरण हैं। तो अब यदि हम दोस्तों समअप करें, तो वस्तुतः भारतीय संविधान में तो विशुद्ध परिसंघीय है। भारतीय संविधान तो क्या है दोस्तों, विशुद्ध परिसंघीय है, और ना ही क्या है दोस्तों, विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह दोनों का समन्वय है। तो क्या है दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, ये ना तो क्या है दोस्तों, ये ना तो विशुद्ध परिसंघीय है, यहाँ पे परिसंघीय दोस्तों, परिसंघीय है, और न ही क्या है दोस्तों, विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि दोनों का क्या है, समन्वय है। यह आप अपनी ढंग का एक अनोखा परिसंघ है। तो भारतीय संविधान क्या है दोस्तों, अपने आप अपनी ढंग का एक क्या है दोस्तों, अलग प्रकार का ही क्या है दोस्तों, परिसंघ है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये आज हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखा। अब दोस्तों भारतीय संविधान इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि हो। तो क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान कहता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा क्या है, संघीय सिद्धांत की अपेक्षा क्या है दोस्तों, संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए, ये ऐसा भारतीय संविधान कहता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गई भारतीय संविधान की विशेषताएं। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते चलते दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।